हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज क्लास पार्ट 2 करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो अगर आप आज इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे गुटेनबर्ग और प्रिंटेड प्रेस। क्या है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, क्या नाता, क्या संबंध है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। करा कौन मानी जर्मनी, कौन जगर मेंज नगर, जर्मनी के मेंज नगर में कौनबर्ग गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवारों में जन्म लिया था। अगर देखा जाए तो जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने क्या था, कृषक परिवार में थे। उनके पिताजी क्या थे, कृषक थे, और जमींदार और व्यापारी परिवार में क्या लिए थे, वो जन्म लिए थे। उनके पिताजी कृषि भी करते थे, जमींदार भी थे और व्यापार भी करते थे। इन परिवारों में क्या लिए थे, जन्म लिए थे। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीन से परिचय थे। वो बचपन से उनको पता था कि किस तरीक़ा से तेल पेराई होता है, जैतून पेराई होता है। इस बारे में उसको जानते थे, क्योंकि किसान फैमिली से थे, तो वहाँ पर तेल उल पेराई होता होगा, तो इनको पहले से ही पता था, इनके बारे में जानकारी था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरे मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया। यही कारण हुआ कि गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरे हुए सभी, जो टुकड़े में ज्ञान जो था, जो बिखरा हुआ था, कि बिखरा करने का मतलब जितना भी मुद्रण कला था, कहीं मिट्टी मुद्रण कला था, कागज़ मुद्रण कला था, जितना भी मुद्रण कला था, सबको इकट्ठा किया और उससे कुछ ज्ञान हासिल किया, ज्ञान प्राप्त किया, शोध किया, इतिहास के बारे में उन्होंने जाना समझा। उसके बाद इससे उनको इतिहास के बारे में जानकर समझकर कुछ इस पर निर्णय लिए तथा टाइपो के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यरम्भ किए। यही कारण उन्हें और बहुत सारे टाइपों पर बनाने के लिए वो योजनाबद्ध, उन्होंने सोच लिया था कि सभी को मिलाकर उन्होंने सोच लिया था कि हम सभी जितने भी टुकड़े में विकृत मुद्रित किया हुआ है, उस सभी को एक अलग आयाम से या अलग आयाम से या अलग नियम से या अलग तरीके से मैं इसे सबको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करूँगा या बनाऊँगा। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन, रांगा और बिस्मथ धातुओं से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने क्या किया, मुद्रा बनाने के लिए उचित तरीका सीसा, टीन के, रांगा के मिलाकर एक बिस्मथ धातु को तैयार कर दिया, जिसमें मिश्र, जिसको क्या करने लगे, हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने पर जो धातु का निर्माण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जिन्होंने मिश्र धातु का निर्माण कर लिया। शीशे का चयन सस्ता और स्याही के स्थानांतरण करने की क्षमता के कारण किया गया। ये क्या था, शीशा क्या था, सस्ता था, और स्याही भी सस्ता था, यही कारण इन्होंने शीशा और स्याही को चुना। रांगा, जिसको क्या कहते हैं, टीन, रांगा को क्या कहा जाता है, टीन का उपयोग उसकी कठोरता एवं गलाने की गुणों से किया गया। उन्होंने रांगा का इसलिए उपयोग किया, टीन का इसलिए उपयोग किया था, वो कठोर के साथ साथ क्या था, कठोर भी था और आसानी से भी गल जाता था, इसलिए उन्होंने टीन का ही इस्तेमाल किया। बोल सर हम के क्या, बोल छूट गया क्या, डिबिया, कौन वाली डिबिया, वाइट वाली डिबिया। बिस्मथ धातु क्या है, जिसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। करा इसका विशेषता यह है कि यह ठंडा होने पर फैलता है और जिससे अन्य धातुओं से ठंडा होने पर वाले संकुचन की भरपाई हो सकते हैं और परिणाम की सत्यापत बना रहे। यह क्या होता है, ठंडा होने पर फैलता है और जब गर्म रहता था इससे सिकुड़ता है, जिससे पता चल जाता है, ठंडा हो जाता है, फैल जाता है। और जब हमको क्या था, ठंडा करके इस पर मान लो टीन पर हम लिखें तो ये फैल से बड़ा फैल गया, और लिखें तो बड़ा अक्षर में, और जब इसको गर्म किए तो सिकुड़ गया, और सिकुड़ के अक्षर क्या हो गया, इतना बड़ा अक्षर, जैसे ट लिखे, इतना बड़ा अक्षर को सिकुड़ने के बाद यह इतना हो गया। तो क्या इसी धातु का उपयोग तो हम लोग करेंगे ना। गर्म ठंडा था तो फैला हुआ था, बड़ा था, लिखा दिख रहा था, जैसे गर्म किए तो इस सिकुड़ के छोटा गया, इसलिए बिस्मथ धातु का क्या किया गया, प्रयोग किया गया छापने में। जिस प्रकार से यहाँ पर अगर हम टल लिख दें, पहले ठंडा के रूप में लिखे तो बड़ा से टल लिख देंगे, और फिर इसको गर्म करके तो गर्म करेंगे तो सिकुड़ेंगे तो छोटा इसका अक्षर हो जाएगा, फिर छापेंगे तो क्या होगा, आसानी से छप पाएगा। बोल सर तो छोटे में क्यों नहीं, दूसरा धातु में छोटे में लिखते हैं, क्या ये इतना छोटा धातु मेरे इस पर लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता, लिखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या लिखाया है, क्योंकि कटिंग करके नहीं लिखना पड़ता था।
गुटेनबर्ग देख रहे हैं, गुटेनबर्ग आपको कैसे दिख रहे हैं? कौन वाले बाबू? दाढ़ी वाले बाबू, जैसे डीजे वाले बाबू वैसे यहाँ दाढ़ी वाले बाबू। कौन? गुटेनबर्ग। पुल दाढ़ी वाले बाबू मेरा गुटेनबर्ग, दाढ़ी वाले बाबू मेरा गुटेनबर्ग है ना। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। इन्होंने गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रित स्याही बनाई कि किस तरीके से मुद्रित मतलब छपाई किया जा सके। उसने सबसे पहले इसने हैंड प्रेस का प्रयोग किया कि हैंड प्रेस में इस तरीक़े से चिपका के हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये खुला, इस पर हम लिख दें का खा ग लिख दें, और स्याही में इसको इस तरीक़े से डुबाएं और इस तरीक़े से डुबा के यहाँ पर चिपका दें। इस तरीक़े से जब चिपकाएंगे तो क्या होगा, इसमें का खा गा जो लिखा हुआ यहाँ पर इस किताब में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा या कह सकते हैं सट जाएगा। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में दो समतल भाग प्लेट बेल्ट एक के नीचे दूसरा समांतर रूप से रखा जाता था। कंपोज किया जाता था, कंपोज मतलब दाब दिया जाता था। टाइप मेटल बेड पर कस दिया जाता था, टाइप जो टाइप करके लिखा रहता था उस मेटल पर कस दिया जाता था। जैसे हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे हैंड प्रेस क्या है, इस तरीक़े से आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्लेट ही तरीका चौखोटा, इस तरीक़े से चौखोटा पर हम इस पर लिख दिए और यहाँ पर इसके नीचे हम डाल देंगे इसको, और डाल के नीचे जिस पर छापना है उसको नीचे रख देंगे और इंक डाल के इसको कस के इस तरीक़े से घुमाएंगे तो दबेगा तो एक एक चीज़ वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुद्रित हो जाएगा, कहने का मतलब छप जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में दो तो पढ़ने स्याही टाइप बेंड में कस दिया जाता था एवं उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। अभी बताएं आपको, उस पर इंक डाल दिया, स्याही को नीचे इस तरीके से हैंड प्लेट है, यहाँ पर हम नाम लिख दिए, नाम लिखने के बाद यहाँ पर इंक डाल दिए, इंक डालने के बाद इसको नीचे कागज है, कागज पर लिख के और ऊपर से कस के इस पर दाब डालें तो यहाँ पर सारा क्या हो गया, छपा गया। जैसे कहने का मतलब आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें का, आप देखें अंगुली में क्या करते थे, इस तरीक़े से लिखते होंगे ऐसे का, इतना मोटा में हम स्याही में लिख दिए का लिख दिए, लिखे। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको चिपकाते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या लिखा हुआ है सब छाप दें, कस के हम इसको दाबें और जब कस के हम दाबें तो देखिए आप यहाँ पर का छपा गया। इसी प्रकार से मुद्रित होता था। यहाँ पर जो का लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं ए, क्या जी ए लिखते हैं तो ए को इस तरीक़े से हम इंक, तो धातु तो नहीं मेरा हाथ है, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ए लिख दिए, यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ ए लिखा हुआ, ए फॉर जो समझिए आप, ए फॉर एप्पल चाहे ए फॉर एप्लीकेशन, ए लिख दिए। अब इसी को हम क्या करते हैं, नीचे कागज़ पर रख के और ऊपर से हम इसको रख के क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दाबते हैं। जैसे ही प्रेस किए तो क्या देखिए आप देख रहे हैं, आप ये छप गया। तो सोचिए इसी प्रकार से पूरा बड़ा प्लेट रहता होगा, पूरा बड़ा प्लेट रहता होगा, सब पर लिखा हुआ रहता था, इंक इसमें डाल के कस के प्रेस किया जाता होगा, सारा अक्षर क्या हो जाता होगा, छपा जाता होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर अब वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें। जैसे आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रकार का एक सुप्रष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाले गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 में वर्ष में शुरू हुआ। एक कारण हुआ कि एक इतिहासकार रहा गया, यानी कि बड़का को प्लेट में एक बार लिख दिया जाता था। सोचिए एक हाथ में इतना लिखते हैं, बहुत सारे अक्षर इतना में लिखा सकता है, तो बड़े बड़े प्लेट में रहता था। और टीना का प्लेट रहता है, जैसे आप देखते हैं घर में टीना काटवाया जाता है सूप बनाने के लिए, अलग चीज़ बनाने के लिए। वो टीने के मान लीजिए एक आयताकार वाला भाग में एगो निकाल के उस पर हम लिख दें और एक कागज़ के छप्पा पर इस तरीके से छाप दें, इंक डाल के पूरा छप आ जाएगा, तुरंत छपा जाएगा, देरी भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यानी कि गुटेनबर्ग ने एक सस्ता और शीघ्र यानी कि जल्दी से काम करने वाले एक क्या बना दिया था, हैंड प्रेस बना दिया था, या कह सकते हैं मुद्रण बना दिया था। कब? 1440 में। कब की बात है? 1440 की बात है, जब गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार साहूकार ने बाइबिल छापने को ठेका दिया। एक सुनार था, उसका नाम था क्या? फर्स्ट कॉनेस्ट फर्स्ट। उन्होंने एक क्या दिया, एक बाइबिल छापने का एक पैसा दिया कि लीजिए एकदम ठेका दीजिए, आप एगो बाइबिल हमको छाप के दिखा दीजिए, इसको मुद्रित करके हमको बता दीजिए एगो बाइबिल के। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा माना जाता है कि पुराने 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापे गए। सबसे पहले कई 42 लाइन के थे और एवं 36 लाइन के गुटेनबर्ग द्वारा सबसे पहला किताब छापा गया। वो किताब क्या था? बाइबिल।
ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला कौन सा बुक का छपाई मुद्रित किया हुआ था छपाई मशीन से, तो बाइबिल के द्वारा। उसमें कितने लाइनें थे, एगो में 42, एगो में 36 लाइन, दो को थे। उसमें लिख लिख के मार एकदम छपाई पर छपाई करते चले गए। हालांकि इन पर प्रकाश की कोई तारीख अंकित नहीं है, लेकिन प्रकाशित किया गया तो उस पर तारीख डेट नहीं लिखा गया था कि कब छपाई गया। इसलिए हम लोग क्या कर सकते, बता भी नहीं सकते, लेकिन मान सकते कि इतना इतना के बीच में छपाई हुआ होगा। लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट और सुओफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया। अब फर्स्ट और सुओफर द्वारा इसको स्टार्ट किए कौन, गुटेनबर्ग ने, लेकिन गुटेनबर्ग पूर्ण रूप से मुद्रित नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं छाप पाए थे। इस किसके द्वारा छापा गया, फर्स्ट और सुओफर द्वारा छापा गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया गया था। यही कारण है कि उनके द्वारा गुटेनबर्ग द्वारा प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया गया था। इसके पश्चात गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्रण एवं हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइनों में बाइबिल और 1448 ईस्वी में छापा। इसी कारण हुआ कि फिर पुनः प्रयास किया कौन, गुटेनबर्ग ने। अब पुनः प्रयास करके मुद्रण और हैंड प्रेस की मदद से 36 लाइन वाला बाइबिल क्या किया, 1948 में क्या किया, छापा। सबसे पहले तो 1440 में, फिर 1448 में फिर छापा इसने। इसके बाद सुओफर ने इंडलजेंस नामक पुस्तक छापी। उसके बाद सबसे पहला कौन सा पुस्तक छपा, इंडलजेंस, इंडलजेंस छपाया। किसके द्वारा, सोफर के द्वारा छापा गया। तो ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला पुस्तक कौन सा था, तो सोफर के द्वारा छापा गया था, इंडलेंस पेपर पुस्तक छापा गया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। हालांकि विद्यालय में घिरने के बावजूद मेंज ने शुरू होकर पूर्णतः को पहुंची मुद्रण कला को प्रसार शीघ्र से यूरोपीय देशों में अन्य स्थानों में हुआ। कोलगेंस, ऑगन्सबर्ग, बेल्स, रोम, वेनिस, एंजवर्स, पेरिस आदि शहर मुद्रण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यही कारण हुआ धीरे धीरे यूरोप से यहाँ से कॉन्वेक्स द्वारा मुद्रित होकर धीरे धीरे प्रसारित होते चला गया। और ये प्रसारित होकर कहाँ चला गया, कोल्सगेंस में गया, ऑगन्सबर्ग में गया, बेसल्स, रोम, बेंसिल, एटवर्जिया, पेरिस और अन्य शहरों में मुद्रित होकर प्रकाशित होते गया। और इसका फैलाव या विकास होते चला गया। यही शहर आगे, कौन शहर, यही शहर आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैंड प्रेसन है। अभी हम आपको इस चित्र दिखाएं और समझाने का प्रयास भी किए जिसमें आप समझे भी। यही शहर आगे चलकर पूर्ण जागरण एवं व्यापारियों क्रांति के केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। यही जो शहर था जहां मुद्रित सबसे पहले हुआ था, वही शहर आगे जाकर व्यापारियों का केंद्र बन गया, यानी व्यापारियों का हब बन गया। 1475 ईस्वी में सर विलियम्स कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए तथा वेस्टर मिसल्स कस्बे में उसका प्रथम प्रेस स्थापित किया। यही कारण हुआ कि सर विलियम से कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए। कहाँ लाए जी मुद्रण कला को, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लाकर वेस्ट मिस्टर कस्बे को इनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। कौन प्रेस स्थापित हुआ, प्रथम प्रेस स्थापित, यानी कि प्रेस मतलब कुछ जहाँ मुद्रित किया जाए, छपाई किया जाए, अधिक से अधिक छपाई किया, वहाँ प्रेस कहते हैं। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1554 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाल में मुद्रण कला का शुरुआत कब हुआ, 1554 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में विश्व के अन्य देशों में पहुंचा। यही कारण था कि यह आधुनिक रूप से किसके देशों में पहुंचा, विश्व के देशों में धीरे धीरे पहुंचते चला गया। मुद्रण क्रांति का बहुयामी प्रभाव, कौन क्रांति, मुद्रण क्रांति का कौन यामी प्रभाव, बहुयामी प्रभाव। छापा खाने की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। यही कारण था छापे खाने की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यही कारण है कि 15वीं शताब्दी में लगभग कितने करोड़ जी, 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई, यानी कि 2 करोड़ 15वीं शताब्दी में। सोच लीजिए कितना स्पीड में, 14वीं शताब्दी में 1-2 छप रहा था साल भर में, अब 15वीं शताब्दी आई थी तो लगभग 2 करोड़ किताब छपा भी गया किताबें, जिसमें संख्या में 16वीं शताब्दी में बढ़ करके 2 करोड़ से क्या हो गया, 20 करोड़। और 16वीं शताब्दी में तो और बढ़ के दुगना हो गया।
20 करोड़ दुगना के गया, 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ से कहने का मतलब कितना 10 गुना बढ़ गया। इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की ज़िंदगी ही बदल दी है। यही मुद्रण क्रांति, जो छपाई का जो क्रांति आया तो आम लोगों की ज़िंदगी ही बदल दिया, पढ़ने का लिखने का तरीका ही चेंज कर दिया गया। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नज़दीकी स्तर पर हुआ। यही कारण हुआ था कि आम लोगों का चुनाव क्या होने लगा, संस्था और सत्ता के नज़दीकी स्तर पर होने लगा। फलता लोक चेतना एवं दृष्टि में बदलाव संभव है। यही कारण है कि लोक चेतना और दृष्टि में कुछ ये बदलाव संभव है। मुद्रण क्रांति, कौन क्रांति? मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंचाई गई। यही कारण हुआ कि मुद्रण क्रांति में किताबें सभी तबकों तक पहुंचाएगी। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। यही कारण हुआ किताबों की आसानी से पहुंचने के कारण पढ़ने से नई संस्कृति के विकास हुआ। एक नया पाठ वर्ग पैदा हुआ, एक पाठ जो वर्ग है जो नया तरीका से पैदा हुआ। चूँकि साक्षर ही पुस्तकों को पढ़ सकते था, जो भी साक्षर थे वही पुस्तक को पढ़ सकते थे, बिना साक्षर के कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकता था। अतः साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीर, यही कारण होगा साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों की कौन तस्वीर? रोचक तस्वीर। रोचक तस्वीर लोकगीत और लोक कथाओं में सजाया जाने लगा। यही कारण हुआ कि लोकक तस्वीर और लोकगीत में कुछ होने लगे, लोग सजने लगे या सजाने जाने लगे। पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जन करते थे अब पढ़ कर भी कर सकते हैं। यही कारण हुआ कि पहले जो लोग सुन के ज्ञान अर्जन करते थे, पहले जितना भी पढ़ाई लिखाई होता था सुनकर, वो टीचर बताते थे, शिक्षक बताते थे, लोग बताते थे, उसे सुनकर जानते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, अब ज्ञान अर्जन होने लगा। ज्ञान अर्जन के कहने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य क्या होने लगा कि लोग अब अच्छी तरीक़ा से समझने लगे या जानने लगे, अपने से खुद से पढ़कर ज्ञान अर्जन करने लगे। पढ़ने से उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ और किताब पुस्तक पढ़ने से उनके अंदर जो तार्किक क्षमता था या कह सकते तार्किक क्षमता था उसका विकास होने लगा। पठन पाठन से विचार का व्यय, प्रचार प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और साम्यवाद का द्वारा खुला। यही कारण हुआ कि पठन पाठक से विचार का व्यापार, प्रचार प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वारा खुला। स्थापित विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को फैला सकते हैं। यही कारण हुआ कि विचार से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों से क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, अपने विचार को भी फैला सकते हैं, अपने विचार को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग के मन में मुद्रित किताबों को लेकर तरह तरह के भय व्याप्त थे। और देखा जाए कुछ लोगों के मन में अलग अलग मुद्रित करने के लिए अलग अलग विचारों से क्या थे, अलग अलग विचारों, अलग अलग भय से भय बना हुआ था कि गलत हो सकता है, जरूरी है कि सही छापा हुआ गलत भी छापा हुआ रह सकता है, हम क्या पढ़ें तो सही है नहीं है क्या, बहुत तरीके से या कह सकते बहुत सारे तरीके से तकनीकों से लोगों को अलग अलग विचार, अलग अलग सोच थे। वे लोग व्यक्तिगत में इसका क्या असर था, यही है उन लोगों का व्यक्तिगत में इसका बहुत बड़ा असर हुआ। भी भय था कि लोग में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे और मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। और लोगों में डर था, भय था कि अब क्या होने लगेगा, लोग बागी बन जाएंगे, किताब से पढ़ के अपना ज्ञान के जो लोग रूल नियम कानून जो है उन रूल नियम कानूनों को मानना नहीं लगेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। लोग जो धर्म को मान रहे हैं वो धर्म को मानने के लिए छोड़ जाएंगे। जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, जब वह जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि क्या सही क्या गलत है मेरे लिए, तो इस तरीक़ा से धर्म को भी छोड़ने लगेंगे। इससे बहुत बड़ा मूल्यवान साहित्य लोगों को भी समाप्ति कर दिया जाएगा। इसलिए उनको बहुत सारी चिंताएं होने लगे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने, कौन लूथर? मार्टिन लूथर कौन सुधारक थे? धर्म सुधारक थे। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। जो धर्म सुधार मार्टिन लूथर थे, उन्होंने रोमन के कैथोलिक चर्च की बुराइयां की हैं। अब बुराइयां इस तरीक़ा से, कुरीतियाँ को इस तरीक़ा से लिखे, आलोचना की है कि 95 स्थापनाएं लिख उन्होंने स्थापना कर दिया कि किस तरीक़ा से जो हमारा कैथोलिक जो चर्च है जो कुरीतियों से आलोचना कर, कुरीतियों से भरा पड़ा हुआ। इस कितने कुरीतियों के बारे में बताएं? 95 कुरीतियों के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इससे धर्म से उठ के, धर्म सबसे बड़ा धर्म क्या, मानवता धर्म है। ये ना कि हमें ये करना चाहिए, मानव को बलि दे देना चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं बताता। हमारा धर्म वही है, अच्छा धर्म वही है, सबसे अच्छा धर्म उसी को मानते हैं जो धर्म को मानवता जीने के लिए क्या करता है, सिखाता है।
इसकी एक प्रति विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। इसी का एक पर्ची जो है गिरजाघर के दरवाजे पर क्या कर दिया गया, टांग दिया गया। तो लोग वहाँ पर गिरजाघर जो आ रहे थे, जो गिरजाघर में ये जो मुद्रित किया गया हुआ था उसको पढ़ रहे थे, और इनसे उन्हें में आक्रोश पैदा हुआ। और कह सकते हैं आक्रोश पैदा हुआ किसके बारे में, कैथोलिक कृतियों के बारे में। और कुछ लोगों को तो आक्रोश मार्टिन लूथर के बारे में हुआ कि हमारे धर्म के, हमारे देवता, हमारे गुरु के बारे में, हमारे गॉड के बारे में लोग क्यों ऐसे लिख सकते हैं, ये उनका अधिकार नहीं है। लेकिन उनको कुछ लोग को पढ़ने के बाद यह भी लगा कि नहीं, ये जो लिख रहे हैं, जो अच्छे लिख रहे हैं, इनका मानना है कि धर्म मानवता है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये ना कि मानव को एक बलि के रूप में दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म हमको कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लूथर ने चर्च को इसके माध्यम से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दी। ये था कि चर्च को चुनौती भी दे दिया कि अगर आप इस बात को ठुकराते हैं तो आइए हम आपको बात को ठुकराते हैं। अगर आपको हम जो बोल रहे हैं उसमें गलती नज़र आया तो आप सभी के सामने आकर मेरी गलतियों को साबित कर दीजिए, नहीं तो हम आपके गलतियों को साबित कर दें। एकदम चैलेंज कर दिया। किसको? गिरजाघर को। कौन? मार्टिन लूथर ने। लूथर के लेख आम लोगों यानी स्वतंत्र विचारों का पोषक था। यानी कि लूथर का जो पत्र रहता था वो आम लोगों के लिए रहता था, स्वतंत्रता के लिए रहता था, ना कि राजाओं के लिए रहता था, ना कि गिरजाघर में जो रह रहे पादरियों के द्वारा चलाए गए शासन पर व्यवस्थित था। लोगों ने काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यही कारण हुआ कि लूथर किंग ने पूरे लोगों में, आम लोगों की जनताओं में, आम लोगों के बारे में प्रचलित हो गए और प्रचलित होकर यह व्याख्याएँ हो गए। कैथोलिक चर्च की सत्ता एवं उसके चरित्र पर लोगों द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाने जाने लगे। और कैथोलिक चर्च पर और जो कैथोलिक चर्च के जो सत्ता थे, जो वहाँ पर जो अपना अधिकार जमाए हुए थे, जो रूल नियम कानून बता रहे थे, उन पर लोगों ने क्या करने लगा, आवाज़ उठाने लगा। इसके फलस्वरूप चर्च में विभाजन हुआ। यही कारण हुआ कि चर्च में क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो प्रोटेस्टा धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत है। यही कारण हुआ प्रोटेस्ट हुआ। किसके? धर्म सुधार आंदोलन आया कि जो धर्म में हमारे धर्म में कुछ चीज़ों को सुधार करना चाहिए। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, यानी मार्टिन लूथर के द्वारा ये आलोचना किया गया है, या कह सकते हैं आंदोलन शुरू हुआ। मार्टिन लूथर द्वारा न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद की हजारों प्रतियाँ हफ्ते में भर में बिक गई। और जो छापे, तो इनके हजारों पंक्तियाँ एक ही हफ्ते में, जो सालों भर लिख जाता था हजारों पंक्तियाँ बिकने में, जो एक ही हफ्ते में हजारों पंक्तियाँ इनका बिक गया। और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। और तुरंत बिक जाने के कारण फिर दूसरा संस्करण आया। यानी कहने का मतलब फिर उसमें सुधार लाकर और बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर उन्होंने लिखा। प्रिंट के प्रति कृतज्ञ लूथर ने कहा, उन्होंने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। जो मुद्रण जो हम छाप रहे हैं, ईश्वर के दिया हुआ महान देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इससे बड़ा कोई तोहफा मानव के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे आप भी पढ़ रहे हैं, मुद्रित किया हुआ है, तब तो हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर ये मुद्रित होता ही नहीं तो क्या हम पढ़ा पाते हैं? नहीं पढ़ा पाते। आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। आपके पास इतना ज्ञान हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए कह रहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम में से एक सबसे बड़ा तोहफा है। इस तरह छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म सुधार आंदोलन के लिए विचारों का फैलाव तेजी से आम लोगों तक बढ़ा। यही कारण हुआ कि इसमें सुधार आते चला गया। और सुधार आते आते क्या चीज़ होने लगा, लोगों में माहौल बन गया, धर्म आंदोलन बढ़ने लगा। और धर्म में सुधार के लोगों क्या करने, विचार पैदा होने लगा। इन्होंने धर्म के सुधार के मांग प्रस्तावित किया। अब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हो गए। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनको धर्म के बारे में जानकारी भी नहीं था, वो भी धर्म से परिचित हो गए। कृषक से लेकर बुद्धिजीवों तक बाइबिल की नई नई व्याख्याओं करने लगे। और जो कृषक भी थे और बुद्धिजीव जो पढ़े लिखे भी थे, वो भी धर्म को क्या किया, बाइबिल को अलग अलग तरीके से व्याख्या करने लगे। ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया। यही कारण हुआ कि मानव ईश्वर के दृष्टि के बारे में कैथोलिक चर्च से आने से मानव में क्या हो गया, विपरीत विचार आ गया। एक कैथोलिक चर्च में वृद्धि होगी। और तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इनक्विजिशन शुरू किया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। इस पर कुछ ज़्यादा ही विचार होने जाने लगे, जिसके कारण यह इसका सामने एक आया कि इनके प्रतिरोधी पर जो विचार कर रहे थे, इन पर प्रकाशन पर क्या पुस्तकों पर प्रतिरोध कराकर विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया कि इस प्रकार के मुद्रण को ना बेचें।
ये दोस्तों ये क्या था पार्ट 2। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए आज भर इतना ही रह देते हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें।